Hello everyone. In this video we are going to talk about Sir Creek Pact and Dispute. ये क्या है हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अनअकैडमी आपके लिए यूपीएससी चैम्पियनशिप 2.0 लेकर आया है। दैट इज़ एन ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स पेपर 1 पैटर्न। इस टेस्ट के बेसिस पर आपको मौका मिलेगा यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 के टॉपर्स से मिलने का प्लस टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से मिलने का। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस टेस्ट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप. So if you are preparing for UPSC, then do apply for the test on 27th September on Unacademy for getting the guidance. Also, as you all know that only 10 days are left for prelims examination, Unacademy is standing at your door with unlimited benefits like unlimited access to all the courses by top educators of India on just one platform. आपके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाएंगे. ऑल्सो द आंसर राइटिंग सेशंस वुड ऑल्सो बी देयर. आपके लिए स्टडी मटेरियल नॉट ओनली इन वीडियो फॉर्म बट ऑल्सो PDF फॉर्मेट्स में भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इस प्रोसेस के लिए आपको एक पर्सनल मेंटोर भी प्रोवाइड किया जाएगा हु वुड गाइड यू. एंड अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए आपके पास लाइव टेस्ट सीरीज़ का भी ऑप्शन होगा. So all these things you are going to get with just one subscription on Unacademy. As UPSC doesn't keep any language barrier, so does Unacademy. Unacademy आपके लिए जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में कोर्सेज अवेलेबल हैं. All those who are comfortable in English, they would be provided with English courses, and there are also bilingual courses. So this is our revision booster prelims batch course. You can enroll for free and the duration would be 5th to 30th September. You can attend the free live classes on Unacademy where you would be given sectional quizzes as well. So do subscribe now, and when you are subscribing, do not forget to apply the code SIMPLEYT for getting 10% extra off. As you all know, the most important pillar of UPSC is current affairs. तो Unacademy आपके लिए डेली 7:30 शाम को 20 क्वेश्चंस की एक क्विज तैयार करेगा जो कि आपको 20 मिनट में करके देनी है. एंड मार्क्स वुड बी ऑफ 40. एंड उस टेस्ट के बेसिस पर आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे. अपने करंट अफेयर्स पर आपकी कितनी पकड़ है आप ये एनालाइज कर पाएंगे. विथ अदर स्टूडेंट्स यू कैन कंपेयर योर प्रिपरेशन एज वेल. So click on these links to join our channels now. Now let's come to our topic. Our topic was Sir Creek Pact and Dispute. तो उससे पहले हमें जानना होगा कि सर क्रीक क्या है. लाइक व्हाट इट सीम्स लाइक अ पर्सनस नेम. ओके, तो ये एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव का नाम है जिनके नाम पर हमने एक एस्चुअरी है जिसका नाम रख दिया गया है सर क्रीक. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट इट. सो ये फ़िलहाल न्यूज़ में है क्योंकि पाकिस्तान मिनिस्टर कसूरी रिकॉल द प्लान फॉर सर क्रीक पैक्ट. ठीक है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना आप लोगों को समझ आ गया. अब इसके बारे में बात कहाँ पे शुरू हुई ये हम जानेंगे कि पाकिस्तान मिनिस्टर कसूरी जो दुबई में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज शेयर करनी थी. तो वहाँ पे जो मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान से उन्होंने सर क्रीक पैक्ट को ऊपर उठाया. उसका जो डिस्कशन है उसको ऊपर उठाया. जबकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज बीन द हॉटेस्ट टॉपिक नियर द गुजरात एंड राजस्थान बिटवीन दोज पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. और उसके भी अलावा जो अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो था कि पाकिस्तान ने अपना न्यू मैप रिलीज़ किया है, आप सभी को पता है, जिसमें उसने सर क्रीक को अपना पार्ट दिखाया है. सर क्रीक के साथ साथ उसने जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपना पार्ट दिखाया, लद्दाख को अपना पार्ट दिखाया, एंड देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जूनागढ़, उसको भी अपना पार्ट दिखाया. तो इस रिसेंटली ऐसा भी हुआ है कि जो इंडिया से डिप्लोमेट्स गए थे उन्होंने जिन्होंने अटेंड किया था SCO मीटिंग,
वहाँ पे जब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने नया मैप जो शो किया था उसको अपोज करने के लिए हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स ने मीटिंग को लीड किया था, जो कि शंघाई कॉपरेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ इट एक्चुअली। तो ये एक 96 किलोमीटर टाइडियल एस्चुरी है। अब एस्चुरी मतलब क्या, जब दो स्ट्रीम्स, कोई भी दो स्ट्रीम्स, एक स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, एक स्ट्रीम यहाँ से आ रही है। स्ट्रीम आपकी रिवर की स्ट्रीम हो सकती है, कोई और बाकी जो स्प्रिंग्स हो सकते हैं, छोटे छोटे रिवर्स से जो निकले हुए ट्रिब्यूटरीज हो सकते हैं। कोई भी दो स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स आके अगर एक सी में मिल रही है, ठीक है, तो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। तो ये किस तरीके की एस्चुरी है, ये देखिए, ये 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी है। तो टाइडल एस्चुरी मतलब वहाँ पे टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो हमें वो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। Okay, so this will help you in reminding yourselves about tides. ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड, आपको पता है दो तरीके के टाइड होते हैं। टाइड बेसिकली होता क्या है, टाइड इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट द राइज एंड फॉल ऑफ ओशंस। ठीक है, ओशन वाटर जो होता है वो राइज और फॉल करता है। क्यों करता है, इसके दो रीजंस हैं मेनली। पहला ये है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है सिलेशियल बॉडीज़ का, लाइक सन, मून, अर्थ के ऊपर जितना भी ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं सिलेशियल बॉडीज़ लाइक सन एंड मून, तो उसकी वजह से वाटर ऊपर उठता है, नीचे जाता है, तो उसको हम राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर्स बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो फैक्टर है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन। तो ये ऐसा है कि अब देखिए, टाइड्स आपको समझ आ गया, इट इज़ बेसिकली फॉल एंड राइज ऑफ ओशन वाटर्स। अब ये कैसे कैसे होते हैं एंड कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी हम जानेंगे, द टाइप्स ऑफ टाइड्स। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब आप सोचेंगे कि सन है, मून है। अब मून भी अट्रैक्ट करता है, सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो मेनली हम कंसीडर करते हैं वो मून का कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो मून है, जबकि हमें लगता है कि सन साइज में बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका पुल ज़्यादा होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमने बेसिक फिजिक्स में ये बात पढ़ी है कि जो फॉर्मूला है उसमें डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो सन है वो काफ़ी दूर है अर्थ से एज़ कम्पेयर टू मून, तो जो ग्रेविटेशनल पुल मून का होगा वो डोमिनेट करेगा सन से। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये हमें बात पता चल गई। तो टाइप्स ऑफ टाइड्स देखते हैं। तो दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमें जो नाम याद रखते हैं वो सेमी डायूरनल, डायूरनल और मिक्स टाइप। ठीक है, सिंपल बात है, सेमी डायूरनल, डायूरनल, मिक्स टाइप। अब सेमी डायूरनल क्या होता है, अब ऐसा है कि आपके पास हाई टाइड्स है, लो टाइड्स है। तो जो दो हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगे, दो लो टाइड्स प्रोड्यूस होंगे, तो नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड, नियरली इक्वल लेवल के। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस हुए हैं उन दोनों के बीच में, अब वो एक साथ तो प्रोड्यूस होंगे नहीं, तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में जो टाइम गैप होगा दैट वुड बी अराउंड 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स इन अ डे। ठीक है, एक दिन में ये पूरी प्रोसेस होगी ओशन वाटर्स के अंदर। कैसे, दो हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगे, दो लो टाइड्स प्रोड्यूस होंगे, नियरली इक्वल लेवल के प्रोड्यूस होंगे, और उनके बीच में गैप होगा 12 आवर्स 25 मिनट्स, और ये एंटायर प्रोसेस एक दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेमी डायूरनल। अब ये कौन से पार्ट्स में होता है, लाइक ओशंस में होता है वो बात पक्की है, कहाँ कहाँ होता है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। लाइक इंडियन ओशंस में ये प्रोसेस काफ़ी देखी जाती है। ऑल्सो बे ऑफ बंगाल में ये काफ़ी मेन जो टाइड्स का रीज़न है वो यही है। ओके, सो देर इज दिस इज वन टाइप, देन द अनदर वन इज डाईयूरनल। तो इसमें क्या है, हमने देखा कि सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं ना,
तो एक दिन में अभी एक दिन में 4 टाइड जनरेट होंगे। ओके, सो 4 टाइड्स वुड बी देयर इन अ डे, 2 बाय सन, 2 बाय मून। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मून का टाइड डोमिनेट कर रहा है तो उसमें से वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो होगा, दोनों की वजह से होगा। एंड 2 बाय मून, 2 बाय सन इन डाईयूरेनल, जिसमें आप सभी को पता है कि ये जो पोजीशंस होते हैं, सन, अर्थ एंड मून। ओके, सन और अर्थ के बीच में मून आता है हमारा। ठीक है, तो अब ऐसा है कि जो सारे सेम लाइन में होंगे, अगर अर्थ, मून और सन तीनों सेम लाइन में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिजीगी कंडीशन बोलते हैं। ओके, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म। तो सिजीगी कंडीशन बोलते हैं। और अगर इसमें भी मून और सन सेम साइड पे हो, लाइक यू कैन सी हियर द न्यू मून एंड सन। ओके, तो अगर ये दोनों सेम साइड पे है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर ये दोनों सेम साइड पे, तो उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। और जब फुल मून है, ओके, जो फुल मून है, तो सन एंड मून दे आर ऑन ऑपोजिट साइड, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो इसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, अब ये देख, अब एक और जो टाइप होता है वो है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग टाइड होता है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, सन और मून जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अर्थ के ओशन वाटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में पुल करते हैं। तो जो हाई टाइड्स फॉर्म हो रही हैं वो और भी ज़्यादा हाई फॉर्म होंगे, और जो लो टाइड्स जनरेट हो रही हैं वो और भी लो होंगी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो पुलिंग इफेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में है। नाउ दिस इज स्प्रिंग टाइड। ठीक है, नीप टाइड्स, ये स्प्रिंग टाइड कब हो रहे हैं, देखिए स्प्रिंग टाइड हो रहे हैं जब हम न्यू मून से चलते जाते हैं फुल मून की तरफ। ठीक है, जब न्यू मून के बाद जो क्वार्टर आता है उसमें स्प्रिंग टाइड हमें देखने को मिलेंगे ओशंस में। नाउ द अनादर वन इज नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है, नीप टाइड होता है हमारा ये, जो कि सन और मून का इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में लगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगे एक दूसरे के, और जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो ये इफेक्ट लगने लगता है। एंड जिसकी वजह से नीप टाइड्स जनरेट होते हैं ओशन वाटर्स में। ठीक है, तो कहाँ पे नीप टाइड्स जनरेट हो रहे हैं, देखिए जब थर्ड क्वार्टर मून है तब हमारा नीप टाइड जनरेट हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर मून है तब हमारा नीप टाइड जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो इसमें जो हायर टाइड्स होती हैं वो कम मैग्नीट्यूड की होती है, कम लेवल की होती है, और जो लोअर टाइड्स होती हैं वो भी कम लेवल की होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हाई टाइड्स है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, और जो लो टाइड्स है वो हायर हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि जो मून और सन का इफेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट कुछ मैग्नीट्यूड उनका कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सरक्रीक एक टाइडल एस्चुरी है, ठीक है, अगर सर क्रीक एक टाइडल एस्चुरी है जो कि कहाँ पे है, अनइनहेबिटेड मार्शलैंड्स ऑफ इंडस रिवर डेल्टा ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है इंडस रिवर इंडिया से निकलती है, जिसका 20% वाटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये उस मार्शलैंड में, ठीक है, अब मार्शलैंड मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए इंडिया इज़ नॉट गिविंग अप। तो ये जो एरिया है वो कच्छ और सिंध को अलग अलग बांटता है। कैसे बांटता है, जो ये पार्ट है और ये पार्ट है। ओके, दिस इज रान ऑफ कच्छ दिस साइड, एंड दिस साइड इज पाकिस्तान जहाँ पे सिंध हुआ करता था। ठीक है, पहले ये पूरा एक ही पार्ट हुआ करता था जिसको जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। तो जो एस्चुरीज है, जो स्ट्रीम्स आई हैं, जो एस्चुरी में स्ट्रीम्स आई है वो सी में जुड़ जाती है। मैंने आपको बताया वो सी कौन सा है, अब आप देखिए महाराष्ट्र के बगल में कौन सा सी है, दैट इज अरेबियन सी। ओके, तो एस्चुरी इज मिक्सिंग ऑफ सी वाटर एंड हाई वाटर। तो अब ऐसा है कि जो ये एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जहाँ पर भी एस्चुरीज बनती हैं वहाँ पे सी वाटर
और हाई वाटर मिक्सअप होते हैं, मतलब रिवर वाटर आपका, एक तो रिवर वाटर है और एक आपका सलाइन वाटर है, तो दोनों जब मिक्सअप होते हैं तो उसकी वजह से हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वाटर में भी प्लस उसके आजू बाजू जो एरिया है, जो सेडिमेंट कॉलम्स है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनली इसका नाम बाणगंगा था, उसके बाद जब हम ब्रिटिश सरकार के नीचे आ गए तब इसका नाम बदल के ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे सर क्रीक, जिनका नाम था, उसके नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो अब आगे हम जानेंगे इसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टाइडल एस्चुरी है। सी दिस इज द मैप। सो हियर वी कैन सी इट्स इंडिया हियर, तो ये गुजरात का पार्ट है। ठीक है, ये ग्रीन लाइन करके जो है जिसमें पाकिस्तान जिसके लिए एग्री करता है, एंड रेड लाइन इज द वन वेर इंडिया अग्रीज, और ये सिंध हो गया हमारा, अलग हो गया। नाउ सी, it is like कि ये एक tidal estuary है, then why there is a water war? Okay, it's just a small strip of water, but it holds immense economic significance of both for both India and Pakistan. इसके बारे में हम briefly जानेंगे वीडियो के आगे के पार्ट में। लेकिन सी, ये टाइडल एस्चुरी है माना, लेकिन और टाइड्स आ रही हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत, सी टाइड्स आर नॉट ऑलवेज बैड, दे आर नेसेसरी। ठीक है, ये काफ़ी ठीक है, फ्लड्स का रीजंस होते हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन का रीज़न होते हैं नियर कोस्टल एरियाज, लेकिन टाइड्स आर इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये जो लार्जर ओशियन का जो लार्जर सेक्शन है, जो ओशियन का सेक्शन है, उसको रिवील करते हैं फॉर इरोजन। ओके, दे एक्सपोज द लार्जर पार्ट ऑफ ओशियन फॉर इरोजन। अब देखिए, अगर हमारे पास एरिया ही नहीं होगा ओशन के पास यूज़ करने के लिए, देन देर वुड बी नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देर। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है? पोर्ट्स के थ्रू। पोर्ट्स पे शिप्स आ रहे हैं, अगर शिपमेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे जो हमें वाटर लेवल चाहिए वो हाई चाहिए, तो हाई टाइड्स, लो टाइड्स में हमें पोर्ट्स चलाने पड़ते हैं। एंड ऑल्सो द टाइडल एनर्जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एज वेल, एंड हार्नेस कर सकते हैं हम टाइडल एनर्जी जितना हो सके ओशन से। लाइक इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड यूएस, वहाँ पे काफ़ी सारी टाइडल एनर्जीज स्टोर की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं ओशन से। ठीक है, तो उसके भी अलावा अगर हम देखें तो इसका इकोसिस्टम पर बहुत काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं टाइड्स पर। क्यों? क्योंकि जो टाइड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जो कोरल रीफ्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। डिस्प्यूट, अब ये हमें जानना है कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग व्यूज़ रखते हैं सर क्रीक को लेकर। एज आई टोल्ड यू, ग्रीन लाइन पाकिस्तान फॉलो करता है एंड इंडिया रेड लाइन फॉलो करता है। ओके, तो पाकिस्तान क्यों ग्रीन लाइन फॉलो करता है, एंड वाई इज दिस डिफरेंस बिटवीन द व्यूज़ एंड द रीज़न फॉर डिस्प्यूट? ओके, सो पाकिस्तान जो फॉलो करता है वो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि जो पहले सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, दीज वर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में मानता है, इट अबाइड्स बाय दिस रेजोल्यूशन। वो क्लेम करता है कि एंटायर क्रीक, जितना भी क्रीक है अंडर बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो 1914 में हुआ था, ये जो वहाँ के राजा थे देन राव महाराज ऑफ कच्छ, उन्होंने साइन किया था, ये पाकिस्तान के साथ साइन हुआ था। तो उसमें जो पाकिस्तान में सिंध है वहाँ पे इसको साइन किया गया था, तो जो क्रीक है उसको सिंध का पार्ट बताया गया था। ओके, तो जो ग्रीन लाइन है ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ क्रीक, जो कि मोर ऑफ इंडिया साइड लाई करता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान वुड वांट मोर एरिया
तो उसको पाकिस्तान फॉलो करता है। एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ओके, पाकिस्तान बोल रहा है कि क्यों ना हम इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लें, क्यों ना हम इन्वॉल्व करें इसमें थर्ड पार्टी को, ओके, क्यों ना हम इसमें यूएन की हेल्प लें, यूएस की हेल्प लें फॉर डिज़ोल्विंग दिस इशू। तो अब इंडिया के क्या पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो 1925 में एक और मैप बनाया गया था, ओके, आफ्टर बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1925 में एक और मैप बनाया गया जिसको इंडिया फॉलो करता है। फाइन, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, तो ये ऐसा है कि थालवेक प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन करके एक लॉ है जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। तो उसके हिसाब से इंडिया मानता है कि जो भी जो थालवेक डॉक्ट्रिन है, दैट इज़ जो भी नेविगेबल वाटर बॉडी है दो कंट्रीज़ के बीच में, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। कैसे? अगर हम उसके मिड चैनल से दोनों कंट्रीज़ को, उस जो मिड चैनल है उस पर जो मैरीटाइम बाउंड्री बनेगी उसके बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ का डिवीजन करते हैं। ओके, सो दैट इज थालविक डॉक्ट्रिन एंड यही इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है। बेसिकली इंडिया इसी को फॉलो करना चाहता है। एंड ऑल्सो इंडिया डजेंट वांट नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ओके, इंडिया डजेंट वांट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जबकि पाकिस्तान बोल रहा है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहता है। ओके, सो देर आर डिफरेंसेस इन द पॉइंट्स दैट पाकिस्तान पुट्स फॉरवर्ड एंड देन द पॉइंट्स दैट इंडिया पुट्स फॉरवर्ड। सो लाइक वाई आर वी फाइटिंग ओवर दिस पार्ट? तो इसका रीज़न ये है दैट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दैट पार्ट, वो जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अब देखिए जो भी पार्ट है वहाँ से इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के फिशरमैन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं इन द एशियन, इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो फिशिंग के लिए या फिर उसके जितने भी शिपमेंट्स हैं वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। ऑल्सो द दैट इज़ अमोंगस्ट लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया। ठीक है, तो एशिया में जो लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है हमारा सर क्रीक, वहाँ पे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फिशिंग लोकेशन वो काफ़ी अच्छी है, सो ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट हो जाएगा। ऑल्सो द कॉमन फिशरमैन, ठीक है, अपनी अपनी कंट्रीज़ के फिशरमैन को जितना भी ज़्यादा आप फिशिंग के लिए अलाउ करेंगे, द एरिया जितना भी अच्छा होगा, लोकेशन फिशिंग के लिए रिच होगा जितना, तो वहाँ से भी एक तरीके से देखें तो कंट्रीज़ को फ़ायदा है। ओके, दैट वुड बी हेल्पिंग देयर ओन कॉमन फिशरमैन। तो अब इस देखिए ये डिस्प्यूट में ऐसा है कि जो कॉमन फिशरमैन है वो पिस रहा है। कैसे पिस रहा है? अगर पाकिस्तान से कोई भी फिशरमैन, देखिए कोई भी पर्टिकुलर बाउंड्री है नहीं है, अगर पर्टिकुलर बाउंड्री है नहीं है, दोनों कंट्रीज अलग अलग बाउंड्रीज में मानती है, तो कोई भी फिशरमैन जो कॉमन फिशरमैन है, जिनके पास इतना नेविगेशन के लिए मटेरियल नहीं होगा, या फिर जिनके पास इतना, जिनको इतना आइडिया नहीं होगा, या फिर नेचुरल कंडीशंस की वजह से, अगर मान लीजिए कि ओशन में टाइड्स आ गए, या फिर कुछ भी साइक्लोन आ गया, या वाटर करेंट्स की वजह से, या जो हवा की वजह से उनका बोट, अगर इंडिया जिस लाइन में इंडिया मानता है, जिस बाउंड्री को इंडिया मानता है, अगर उसमें घुसाया, अगर इंडिया उसको पकड़ लेगा, इंडिया उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्श लॉज है इस केस में, और उनको एज प्रिजनर रखा जाता है इंडिया में। ओके, एंड दे आर जस्ट कॉमन फिशरमैन। ओके, सेम इज़ विद पाकिस्तान। ओके, अगर पाकिस्तान में कोई इंडिया का फिशरमैन गलती से चला गया तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता है, उसको काफ़ी दिनों तक प्रिजन में रखा जाता है। ऑल्सो उनको काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे बहुत लंबे प्रोसेस के बाद रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इससे कॉमन फिशरमैन का काफ़ी नुकसान होता है। ऑल्सो द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ग्रेट ऑयल एंड गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द सी, सो सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको पता है कि ऐसा ही है, जितने भी ऑयल जनरेटिंग कंट्रीज़ है, जितने भी ओपेक के कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही है, उनकी इकोनॉमी किससे चल रही है? ऑयल एंड गैस कॉन्सेंट्रेशन जो उनको उनके ओशंस के नीचे मिलते हैं, वैसे ही उससे ही चल रही है।
ठीक है, जो ईरान, इज़राइल, ये सारे कंट्रीज़ हैं, उनकी इकॉनमी ऐसे चल रही है। ओके, सो उसके नीचे काफ़ी सारे अरेबियन सी के नीचे, जो कि सर क्रीक के नीचे काफ़ी सारा ऑयल एंड गैस कॉन्सेंट्रेशन मिल सकता है। ठीक है, जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इशू होने के कारण किसी ने भी हार्नेस नहीं किया है, किसी ने भी एक्सप्लॉइट नहीं किया है अभी। ओके, इट इज़ अनटच्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। मैरीटाइम बाउंड्रीज डिटर्मिनेशन, सी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास मैरीटाइम, अभी वो एक डेडलॉक कंट्री है, ठीक है, वहाँ डेडलॉक इशू कंट्री नहीं, इशू है, ठीक है, वहाँ पे जो एरिया है वो डेडलॉक है, वहाँ पे आप ना ही पाकिस्तानीज कोई काम कर सकते हैं, ना ही इंडिया लीगली अपनी तरफ से पूरा राइटफुली कोई काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। सो इट इज़ दैट टेंशन पार्ट ऑफ द बाउंड्री। लेकिन अगर वहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्रीज अगर हम डिटरमाइन कर पाएंगे तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो कॉमन फिशरमैन है वो वहाँ पे फिशिंग कर पाएंगे, जो शिप्स है वो वहाँ पे आ पाएंगे। ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक पोर्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स वुड बी देयर। ओके, सो लाइक दैट दे वुड बी द इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारा है, ऑयल एंड गैस कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक जोन्स बन सकते हैं फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर पाकिस्तान। सो दिस इज when Junagadh voted to join India and Pakistan got just 91 points. See, this is Junagadh had a very इंटरेस्टिंग स्टोरी, लाइक हिस्ट्री वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तो कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जो कि पाकिस्तान में चले गए, जो कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जो इंडिया में आ गए। अब ये जो प्रोसेस जो हुआ था उसमें ये था कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था मिलके, बेसिकली इंडिया में ये हुआ था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, उसने प्रिंसली स्टेट्स जितने भी राजस्थान, महाराष्ट्र के पास जितने भी प्रिंसिपल और बाकी सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक ऑप्शन दिया था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं उनकी मर्जी से। ठीक है, इट वॉज नॉट कंपल्शन, इट वॉज if they want to go, or if they want to accede to newborn dominion of Pakistan और इंडिया। तो जूनागढ़ जो है वो हमारा गुजरात में लाई करता है। ठीक है, तो जो वहाँ के नवाब थे वो चाहते थे कि हम जो जूनागढ़ उनका स्टेट था वो पाकिस्तान में जुड़ जाए जाके। लेकिन अब वहाँ पे एक इशू ये था कि 80% जो थे वो हिंदूज थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे हमारे, उन्होंने ये सोचा कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में जुड़ता है जाके, जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन 80% हिंदूज की है, तो मोर कम्युनल टेंशंस वुड बी देयर इन गुजरात। ठीक है, अभी भी काफ़ी सारे कम्युनल, आप सभी को पता है गोधरा कांड के बारे में। ठीक है, एंड देर आर मैनी मोर थिंग्स लाइक दिस, तो मोर कम्युनल टेंशंस वुड बी देयर इन गुजरात। तो ऐसा वल्लभ भाई पटेल जी ने सोचा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो वहाँ के लोग थे, लाइक द टू प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन दी दैट दे वांट टू ज्वाइन, दे वांट टू असेट टू इंडिया। लेकिन जो नवाब थे वहाँ के, वो पाकिस्तान डोमिनियन को चूज़ किया उन्होंने, और वो पाकिस्तान को ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने लगे, बाकी सारे लोगों ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए कि दे वांट टू ज्वाइन इंडिया इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने भी समझाया था नवाब को कि आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते, ये उन्होंने एडवाइस दी थी। लेकिन जो पाकिस्तान जो नवाब थे वो पाकिस्तान ही जाना चाहते थे। तो ऐसा हुआ कि इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया था कि आप किसी भी स्टेट, किसी भी डोमिनियन को चूज़ कर सकते हैं, इधर इंडिया और पाकिस्तान।
उसमें आपको अपनी चॉइस आके रखनी थी। तो जब नवाब ने चॉइस आगे रखी तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, वल्लभ भाई पटेल जी ने रिजेक्ट कर दिया। उनका ये सोचना था कि कम्युनल राइट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि क्यों ना हम प्लेबिसाइट करवा दें वहाँ पे। प्लेबिसाइट इज व्हाट? प्लेबिसाइट इज एन ओपन वोटिंग सिस्टम, ठीक है। उसमें आप डायरेक्ट वोट्स लेते हैं लोगों के, जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं एरिया में, एक पर्टिकुलर कंसर्न पीपल के हम वोट्स लेते हैं, तो उसके हिसाब से डिसीज़न लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो उसके जो रीजंस थे वो ये थे कि नवाब जो थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री ने सप्लाईज ऑफ फ्यूल एंड कोल रोक दिया, ठीक है। अब एक स्टेट है वहाँ पे सप्लाईज ऑफ फ्यूल और कोल रुक गया है। ऑल्सो जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे नवाब, वो पाकिस्तान चले गए विथ ऑल द ट्रेजर्स विद हिम। वो अपना सारा ट्रेजरी ले गए, जितना भी पैसा था जूनागढ़ में वो सब लेके भाग गए पाकिस्तान एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट्स थे, जो वहाँ पे बाकी सारे स्टेट्स थे, जो बाकी सारे लोग थे, उन्होंने जो वहाँ के दीवान थे जूनागढ़ के, सर शाह नवाज भुट्टो, जो कि फादर ऑफ जुल्फ़िकर अली भुट्टो थे, ओके। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने ही कॉल्ड इंडिया टू टेक ओवर। वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, सो ही कॉल्ड इंडिया टू टेक ओवर। उसके बाद इंडिया ने ऐसे ही उसको काउंटर नहीं कर लिया, ओके। उसने अटैक नहीं किया उसको, जूनागढ़ को। इंस्टेड उसने पीसफुली प्लेबसाइट करवाया 1948 में, जिसकी इन्फॉर्मेशन है कि 91 वोट्स सिर्फ पाकिस्तान को मिले, बाकी सारे इंडिया को। सो बेसिकली ये पार्ट इंडिया में आ गया, जूनागढ़ हमारा इंडिया में आ गया। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को जूनागढ़ बिकेम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो कि पहले बॉम्बे स्टेट का पार्ट था, बाद में गुजरात का पार्ट बन गया, ओके। तो 1960 में आपको पता है बॉम्बे स्टेट वॉज बेसिकली महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग अलग कर दिए गए। फाइन। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।